व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th की थर्ड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए ना, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। Laws of chemical combination. It was established by Antoine L. Lavoisier and Joseph L. Proust. इस लॉ में ना हमारे पास टोटल 2 लॉज हमें पढ़नी है क्लास 9th में। फर्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरी हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स डेट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस दौरान जो मास होती है लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटेंसेस की, उतनी ही मास रह जाती है राइट हैंड साइड में सब्सटेंसेस की। डेट मीन्स जो मास होती है वो सेम रहती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन वो कंजर्व हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम को रिएक्ट करें इथोनिक एसिड 6 ग्राम के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगी वो है सोडियम इथोनेट जो कि 8.2 ग्राम आएगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 2.2 ग्राम आएगी, और वाटर 0.9 ग्राम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मास की हम बात करें तो वो हमारे पास है 5.3 प्लस 6 ग्राम, तो टोटल मास जो है हमारे पास वो है 11.3 ग्राम। सिमिलरली टोटल जो मास आएगी राइट हैंड साइड में वो भी हमारे पास आएगी 11.3 ग्राम आफ्टर एडिंग 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। तो हम कह सकते हैं जो टोटल मास है लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल है टोटल मास ऑफ द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट किए गए हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स विद ईच अदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस दैट अंडरगोस सम केमिकल चेंजेस। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हुई है ना, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। So products are those new substances that are formed during the chemical reactions. Whenever any chemical reaction takes place, it follows law of conservation of mass. That is why the reason we do balancing of such chemical equations. इस स्लाइड में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की दूसरी लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहती है ना कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी कोई भी कंपाउंड होती है ना, तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपाउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पे हमारी सिंबल है H2O, जहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये वाटर आप कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, चाहे वो रिवर की वाटर हो या फिर पोंड की हो या फिर टैप वाटर हो या फिर सी वाटर हो या ड्रेन की, कहीं की भी अगर वाटर हम कलेक्ट कर लेना, तो उसमें हमेशा हम क्या देखेंगे, जो रेशियो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो हमेशा हमेशा 1:8 ही रहेगी। आइए जानते हैं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो वाटर की जो फॉर्मूला है ना वो है H2O, जहाँ पे कि 2 एटम्स है हाइड्रोजन की और 1 एटम्स है ऑक्सीजन की। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाइड करना है उसके एटॉमिक मास के साथ। तो हाइड्रोजन में एटम्स है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1, तो 2 1 जा 2 आ गई, ये हाइड्रोजन की आ गई। ऑक्सीजन की ठीक इसी तरह से हम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड विद इट्स एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन की एटम है 1 और इसकी एटॉमिक मास होती है 16, तो 1 मल्टीप्लाइड 16 विल गिव अस 16। 2 और 16 को अगर हम आपस में कैंसिल करें 2 के टेबल से, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आती है वो आती है 1:8। तो आप देख सकते हैं जो वाटर है ना, इसकी रेशियो क्या निकल कर आ गई, 1:8। सिमिलरली अगर हम एमोनिया गैस की बात करें जिसकी फॉर्मूला होती है NH3, नाइट्रोजन हमेशा 14 रेशियो में रहती है और हाइड्रोजन हमेशा 3 रेशियो में रहती है बाय मास। एटॉमिक मास क्या होती है और किस एलिमेंट की कितनी होती है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
postulates of John Dalton's atomic theory. These postulates are very important from the examination point of view. All matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. तो जितने भी मैटर हम देखते हैं ना वो सभी के सभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं और यही एटम्स है जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. जॉन डेल्टन जी ने ये कहा ना कि एटम्स जो है वो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो बात है ना ये गलत है, ये पोस्टुलेट्स गलत है, क्योंकि आज के डेट में हमें पता है कि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। नंबर थर्ड पोस्टुलेट्स उनके द्वारा जो गिवन है ना वो कहते हैं कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट को ले और उसके अंदर जितने भी एटम्स निकल के आएंगे ना, उसकी जितनी भी पार्टिकल्स निकल के आएगी छोटी छोटी, वो सभी की सभी आपस में सेम होगी बाय मास और उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। फोर्थ पोस्टुलेट्स हमें यह कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटम्स की वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में तो ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के अंदर की जो एटम्स है उनकी अगर हम मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो वो भी डिफरेंट ही होगी। नंबर फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये कहती है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये छोटे छोटे एटम्स के वजह से ही बनते हैं जो कि कंबाइन होके इकट्ठा बहुत बड़े नंबर्स में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। और ये जो फिफ्थ वाला पोस्टुलेट्स है ना जॉन डेल्टन जी की, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के ऊपर। ओके, सिक्स पोस्टुलेट हमें ये कहती है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होती है दैट मीन्स अगर हम एलिमेंट्स की टाइप्स की बात करें तो वो फिक्स्ड होती है, कितने नंबर में होगी और किस तरह के एलिमेंट्स होगी वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल वाटर में दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वो फिक्स्ड होती है एक किसी भी गिवन कंपाउंड में। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्जाम्पल में। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास है वाटर जिसके अंदर जो रेशियो होती है 1:8 होती है बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की। अगर हाइड्रोजन गैस की मात्रा 3 ग्राम लिया जाए तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा हमें 24 ग्राम लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 और 24 की रेशियो निकल कर आ जाएगी 1:8। ओके गाइस, तो हमारी आंसर होगी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली हमें क्या करना है ना, जो रेशियो है ऑक्सीजन की 8 उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कौन सी पोस्टुलेट जो है ना वो रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो जो सेकेंड वाली पोस्टुलेट है ना कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस, ये वाली जो पोस्टुलेट है ये रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कौन सी पोस्टुलेट जो है वो हमें बताती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स गाइस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की ही ये दूसरी नाम है। फिफ्थ वाली जो पोस्टुलेट्स है ना वो हमें बताती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में, जिसमें हमें बोला गया है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस स्लाइड में हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम्स के बारे में। एटम्स जो होती है ना काफ़ी छोटी पार्टिकल्स होती है जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमारी जो बुक्स होती है ना, बुक्स की जो पेजेस होती है उसमें हर एक पेजेस में मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके वो एक पेज की थिकनेस होती है। जस्ट एक पेज की थिकनेस जो है ना उसी में ना मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन रहते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके हमें उतनी थिकनेस दिखाई देती है। एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। 1 मीटर में होती है 10⁹ नैनोमीटर। सबसे छोटी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो है हाइड्रोजन की, वो है 10⁻⁻10 मीटर। एप्पल की अगर इसी तरह से अगर हम बात करें तो वो है 10⁻⁻⁴
-1 मीटर। IUPAC, its full form is International यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी काम है एलिमेंट्स की नेमिंग करना, सिंबल्स देना और SI यूनिट्स देना। इन्हीं के द्वारा जो नेमिंग जो किया जाता है ना और यूनिट्स सिंबल्स जो दिया जाता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया जाता है। ओके, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले जॉन डेल्टन ने हमें सिंबल्स दिया एलिमेंट्स का, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद बर्जिलियस ने सिंबल्स दिया एलिमेंट का, जिन्होंने ये बोला कि एलिमेंट का जो सिंबल होगा ना या तो वो फर्स्ट लेटर होगा या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर होगा। कुछ एलिमेंट्स का जो नाम है ना वो उनके प्लेस से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है वो सिप्रस प्लेस से लिया गया है। जब हम एलिमेंट्स का 2 लेटर लेते हैं ना तो फर्स्ट हमेशा हमें कैपिटल लेना होता है और सेकंड हमेशा स्मॉल लेना होता है। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स का जो सिंबल्स है ना वो लैटिन नेम, जर्मन नेम और ग्रीक नेम से लिया गया। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है ना वो लैटिन नेम नेट्रियम से लिया गया, इसलिए इसका सिंबल S ना होके Na है। पोटेशियम जो है ना वो कैलियम से लिया गया है, इसलिए इसका जो सिंबल है ना वो P ना हो कि K है। कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है वो उनके कलर से लिया गया है। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है ना ये इंग्लिश वर्ड येलो कलर से लिया गया है। इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स, इट्स सिंबल्स विच हैव बीन डेरिव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम। एंटीमोनी, इट्स सिंबल इज Sb, इट्स लैटिन नेम इज स्टीबियम। कॉपर, इट्स सिंबल इज Cu because its Latin name is cuprum. Gold, its Latin name is Au because its Latin name is aurum. Iron, its symbol is Fe, derived from ferrum. Lead, its symbol is Pb, derived from plumbum. Mercury, its symbol is Hg because its Latin name is hydrogyrum. Potassium, its symbol is K because its Latin name is kalium. Silver, its symbol is Ag because its Latin name is argentum. Sodium, its symbol is Na because its Latin name is natrium. Tin, its symbol is Sn because its Latin name is stannum. And finally tungsten, its symbol is W and its Latin name is wolfram. आइए जानते हैं एटॉमिक मास किसे कहा जाता है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एक एलिमेंट की, एक एटम की जो मास निकल कर आती है ना उसे ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइए इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक वाटरमेलन ले लिया, उस वाटरमेलन को हमने 12 इक्वल पीसेस में कट कर लेना है। इस 12 इक्वल पीसेस में से अगर एक पीस को हम वेग बैलेंस पे रख ले और दूसरे साइड किसी भी फ्रूट्स को उसके कंपेयर में बैलेंस करें ना तो ये जो निकल कर आएगा ना दूसरा फ्रूट्स की जो भी अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मास निकल कर आ रही है वाटरमेलन के 1 पीस आउट ऑफ 12 इक्वल पीसेस के मास के कंपैरिजन में, तो इसे हम कह देते हैं फ्रूट मास यूनिट। इस एग्जांपल के केस में अगर हम कार्बन को कंसीडर कर ले वाटरमेलन और बाकी दूसरे एलिमेंट्स को कंसीडर कर ले जो फ्रूट्स हमने रखा था, चाहे एप्पल रखो आप, ऑरेंज रखो या ग्रेप्स रखो दूसरे साइड में 1 पीस ऑफ वाटरमेलन के कंपैरिजन में, तो जो भी मास निकल कर आएगी ना हमें हमारी दूसरी एलिमेंट की एटम्स की, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। विथ द रेफरेंस ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप 1/12 मास ऑफ 1 एटम। इस डेफिनेशन में हम 1 को 12 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि कार्बन की खुद की जो एटॉमिक मास होती है ना वो होती है 12। कार्बन की एक एटम की मास है 12। अगर हम एक एटम को 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर ले और फिर उसकी मास निकाले तो वो निकल के आएगी इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। Earlier, atomic mass unit was written as AMU, but nowadays we simply write U, that is unified mass, given by IUPAC. कार्बन 12 आइसोटोप को रेफरेंस लेने से पहले ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया गया था। इसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, और दूसरा रीज़न यह है कि
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास यूनिट निकल कर आ रही थी ऑक्सीजन के रेफरेंस से, वो एक होल नंबर निकल कर आ रही थी, ना ही फ्रैक्शनल आ रही थी ना ही डेसिमल आ रही थी। तो ये लेना आसान था, लेकिन फिर भी हम कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये अप्रूव्ड किया गया IUPAC के द्वारा। क्योंकि ना कार्बन 12 आइसोटोप हमें नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये एक गैस फॉर्म में, इसकी एक एटम्स को सेपरेट करना और फिर उसके साथ रेफरेंस बनाना किसी एलिमेंट्स का, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गया था, इसीलिए हम कार्बन 12 आइसोटोप को लेते हैं। और कार्बन जो है ना 12 आइसोटोप जो है, कार्बन 13 आइसोटोप, कार्बन 14 आइसोटोप के रेफरेंस में ना ये 98% नेचर में पाया जाता है, अबंडेंट नेचर में। दैट इज वाई वी हैव सेलेक्टेड कार्बन 12 आइसोटोप। ओके, आइए जानते हैं एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, वो फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते या फिर आयंस फॉर्म कर लेते और फिर जाके वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस एटम्स सच एज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। नाउ लेट अस डिस्कस सब क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज? इसकी दो रीज़न है। सबसे पहली रीज़न तो यह है कि एटम्स जो है ना, उसकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दूसरी, एटम्स जो है ना, ज़्यादातर से एलिमेंट की क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या फिर आयंस के फॉर्म में। तो वो एटम्स के फॉर्म में तो रहते ही नहीं है फ्री स्टेट, और यही रीज़न है जिसके वजह से हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। आइए जानते हैं मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल जो है ना, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस काम करती है, उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल जो होती है ना, ये सबसे छोटी पार्टिकल होती है किसी या तो एलिमेंट के कह सकते हैं या फिर हम कंपाउंड की कह सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और ये जो है, ये प्रॉपर्टीज़ किसकी दिखाती है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज शो करती है, और इन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आइए जानते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट किसे कहा जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर किसी एक एलिमेंट की जितने भी एटम्स है आपस में वो कॉम्बाइन होते हैं ना, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, तो उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन वो एक ही एलिमेंट की एटम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन जो गैस है ना, उसकी फॉर्मूला है O2। यहाँ पे टू एटम्स केमिकली कॉम्बाइंड है एक दूसरे के साथ, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स है ना, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के एटम्स है, वो है ऑक्सीजन, किसी और एलिमेंट्स के यहाँ पे नहीं है। आइए जानते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स किसे कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ दो या दो से ज़्यादा कॉम्बाइन होते हैं ना, तो हम उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और वो कॉम्बाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। फॉर एग्जांपल, वाटर की जो फॉर्मूला है वो है H2O। तो यहाँ पे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वन मॉलिक्यूल है वाटर की, जहाँ पे हाइड्रोजन की मास होती है 1 और ऑक्सीजन की मास होती है 8 इन रेशियो। एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल, आर्गन जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, तो इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम में भी एक ही एटम है, तो इसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन में दो एटम्स है, तो इसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक। इसी तरह से फॉस्फोरस की बात की जाए तो इसमें 4 एटम्स है, तो इसे हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। और सल्फर में 8 एटम्स है, तो इसे हम कह देते हैं पॉली एटॉमिक। आयंस, द चार्ज्ड स्पीसीज आर नॉन एज आयंस।
ये दो तरह के हो सकते हैं, एक एनायन और एक कैटायन। जब नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं ना तो उन्हें हम एनायन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम कैटायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो सोडियम है ना ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं जिसे हम कैटायन कहते हैं, और क्लोराइड जो है ना ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं जिसे हम एनायन कहते हैं। क्योंकि जो मेटल है ना वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है, जबकि नॉन मेटल्स जो है यहाँ पे क्लोराइन वो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है, जबकि सोडियम वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं, तो उसकी जो नेट रिजल्ट बच जाती है वो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जाती है, तो ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर जाती है कैटायन, और जबकि क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लेती है एनायन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सो डोंट वरी। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस पॉलीएटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज are known as polyatomic ions. Here I have mentioned some metallic ions, non-metallic ions and polyatomic ions examples along with their symbols. All these metallic ions, non-metallic ions and polyatomic ions along with their symbols you have to learn, as because while writing the chemical formula of a compound we need all these formulas and symbols. Okay, केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कंपाउंड की कंपोजिशन की। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स, जो भी आयंस इन्वॉल्व है ना उन्हीं की अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें ना तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो होती है गाइस, अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वैलेंसी भी उतनी ही होती है। अगर 1 होगी तो 1 ही होगी, 2 होगी तो 2 होगी, 3 होगी आउटर मोस्ट सेल में तो 3 होगी, 4 होगी तो 4 होगी। लेकिन इन केस अगर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 हो तो उस केस में वैलेंसी 3 होगी, 6 हो तो उस केस में 2 होगी, 7 हो तो उस केस में 1 होगी, और 8 हो तो उस केस में 0 होगी। ये इसलिए क्योंकि जब 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो हम क्या करते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करते हैं, क्योंकि 8 जो है ना वो ऑक्टेट फॉर्म होने के लिए ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हीलियम वेयर इट फॉर्म्स डुप्लेट। बाइनरी कंपाउंड्स, द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 different elements. Such kind of compounds are known as binary compounds.